एक ऐसा केस जिसे 5 साल होने के बाद भी पुलिस आज तक सॉल्व नहीं कर पाई। लेकिन अब इस मिस्टीरियस केस को एक ऐसे ऑफिसर को सौंपा जाता है जिसने आज तक जो भी केस हाथ में लिया उसे सॉल्व करके ही दम लिया। तो क्या ये ऑफिसर इस पेचीदा केस को सॉल्व कर पाएगा? यही देखेंगे हम आज की कहानी में। दोस्तों, आज के केस की कहानी कुछ अलग है, जिसके अंदर हम पुलिस वाले, दो बहुत बड़े वकील, एक बहुत बड़ा रईस आदमी और जंगल में रहने वाले खूंखार डाकू लोग, इन सब को देखेंगे। तो ये कहानी बहुत ज्यादा सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई है, जो आपको जरूर पसंद आएगी। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही साउथ के सस्पेंस थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लेडी को देखते हैं जो कि चीफ मिनिस्टर को खत लिख रही है कि मेरे पति दुष्यंत पिछले 5 सालों से लापता है। वो रघु नाम के क्रिमिनल को पकड़ने के लिए जंगल में गए थे, लेकिन आज तक वापस नहीं लौटे। पुलिस और प्रशासन भी उनका पता नहीं लगा पा रही है। अब इसी बीच दूसरी तरफ हम देखते हैं एक पुलिस ऑफिसर अपने जूनियर ऑफिसर को डांट रहा होता है। वो कहता है कि आखिरकार इस केस में ऐसा क्या है जो पिछले 5 सालों से तुम लोग इस केस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। जिस पर एक पुलिस वाला कहता है, सर, जो भी उस जंगल में जाता है वो वापस नहीं लौटता। जिस पर सीनियर ऑफिसर कहते हैं कि लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो ऑफिसर इस केस को संभालने के लिए आ रहा है उसने जो भी केस हाथ में लिया उसने उसको मुकाम तक पहुंचा ही दिया, फिर चाहे वो लीगल तरीके से हो या फिर इलीगल तरीके से। जिसके बाद हम उस ऑफिसर को देखते हैं जो कि आते ही रघु की केस की फाइल को पढ़ने के लिए मांगता है, क्योंकि ऑफिसर दुष्यंत रघु को ढूंढने के लिए गया था और अगर रघु मिल गया तो दुष्यंत भी मिल जाएगा। फिर ये ऑफिसर रघु के गांव जाकर उसकी कहानी पढ़ने लगता है। अब यहाँ से सीन जाता है फ्लैशबैक में, जहाँ पर हम रघु को देखते हैं जो कि बहुत ही सीधा साधा किसान होता है। रघु गौतम बुद्धा के दिखाए गए रास्ते यानी कि अहिंसा परो धर्म पर चलता है, यानी कि लड़ाई झगड़ा मारपीट इन सब से वो दूर रहता है। इससे ज्यादा उससे शांति प्रिय है। अब उस गाँव में हम अहिल्या नाम की एक लड़की को देखते हैं। अहिल्या और रघु एक दूसरे को बचपन से ही प्यार करते हैं और उनकी सगाई भी हो चुकी है। बस अब इंतजार है तो उनकी शादी का। लेकिन एक दिन एक लड़का अहिल्या को छेड़ने की कोशिश करता है, तो रघु उसे सबक सिखाने की बजाय उस लड़के को समझा बुझा कर छोड़ देता है। उसके बाद अहिल्या एक दिन रघु को समझाती है कि आज का जमाना गौतम बुद्धा के हिसाब से नहीं बल्कि श्री कृष्ण के बताए गए रास्ते पर चलने का है, और यही वजह है कि हमारे देश को इतना लूटा गया। हमने लड़ाई करने से मना किया तो बाकी लोगों ने हम पर राज किया। लेकिन यहाँ पर रघु अब भी अपनी आदतें बदलने के लिए तैयार नहीं होता। वो तो बस शांति चाहता है, क्योंकि किसी भी युद्ध में निर्दोष लोगों का ही खून बहता है। तो उसकी कोशिश यही है कि ज्यादा बातें जुबान से हो, ना कि लड़ाई से। खैर, अब कहानी आगे बढ़ती है और एक दिन रघु किसी आदमी को देखता है जो कि गोली लगने की वजह से घायल पड़ा होता है। साथ ही साथ उसके पास एक गन भी होती है। अब यहाँ पर अपनी आदत से मजबूर रघु उस आदमी की मदद करते हुए उसके घाव पर मलहम पट्टी करता है। मतलब कि रघु को इन जड़ी बूटियों के बारे में पता था। उसकी कुछ देर बाद गांव में एक फॉरेस्ट ऑफिसर आता है जो कि रघु को उसी आदमी की फोटो दिखाते हुए कहता है कि क्या तुमने इसे कहीं देखा है? रघु कहता है कि हाँ, ये मेरे यहाँ पर है। और जब रघु उस ऑफिसर को अपने साथ लेकर जाता है तो उन्हें पता चलता है कि वो आदमी तो भाग चुका है। अब ये देखकर वो ऑफिसर रघु पर भड़क जाता है, क्योंकि रघु ने उसकी जान बचाई थी। दरअसल दोस्तों, वो लोमड़ी गैंग का आदमी था जिसका नाम बिचवा था, और ये लोग जंगल में रहते हैं और फूकने और सूंघने वाली चीजों की स्मगलिंग करते हैं। अगर कोई आदमी गलती से भी इनके इलाके में चला जाए तो वो लोग उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार डालते हैं। इन लोगों ने कई फॉरेस्ट ऑफिसर की जान ली है और इसीलिए इन्हें पकड़ना बहुत जरूरी है। वो ऑफिसर आगे कहता है कि उस बिचवा को मैंने ही गोली मारकर घायल किया था। अब यहाँ पर रघु ने बिचवा को पनाह दी थी, इसलिए वो ऑफिसर रघु को अरेस्ट करके ले जाने लगता है। लेकिन ये देखकर गांव वाले पुलिस को रोक लेते हैं और रघु को जाने नहीं देते। इसी कारण की वजह से अब ऑफिसर भी रघु को छोड़ देता है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं जब रघु खेत में काम कर रहा होता है तो वहाँ पर अहिल्या उसके लिए खाना लेकर आती है, और जब वो वापस जा रही होती है तो वो उसी वक्त 2 गाड़ियों को देखती है जिसके अंदर एक लड़का एक लड़की के साथ रोमांस कर रहा होता है, और दूसरी कार में बैठा हुआ लड़का दूसरी लड़की के साथ भी वही करने वाला था। लेकिन पहले गाड़ी वाली लड़की उस लड़के को उतार कर दूसरी लड़की को भी अपने साथ लेकर जाती है, और असल में ये दोनों लड़के भाई भाई होते हैं। तभी ये दोनों अहिल्या को वहाँ से जाता हुआ देखते हैं और फिर अहिल्या के साथ गलत काम करते हैं।
अब इसका पता जब रघु को लगता है तब वो एक बस को रुकवा कर उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उसे बताती है कि अभी अहिल्या की तबीयत बहुत ही नाजुक है और उसके साथ बलात्कार होने की वजह से अब ये पुलिस का केस है। उसके बाद वहाँ पर पुलिस आती है और रघु एक बहुत ही ईमानदार वकील लक्ष्मी को बुलाता है। लक्ष्मी हॉस्पिटल आकर सबसे पहले तो फॉरेंसिक टीम से मिलती है और उनसे जरूरी सबूत इकट्ठा करती है, जिसके बाद पुलिस उन दो भाइयों की गाड़ी को ट्रेस करके उन तक पहुंच जाते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो दोनों नशे में पड़े होते हैं। अब लक्ष्मी के कहे अनुसार उन दोनों का ब्लड और डीएनए सैंपल लिया जाता है, जो कि मैच भी हो जाता है और आखिरकार पुलिस उन दोनों को पकड़कर जेल में डाल देती है। लेकिन अब यहाँ पर एंट्री होती है अरबपति दुष्यंत की, जो कि उन दोनों लड़कों का पिता है। वो हॉस्पिटल में आकर अहिल्या को देखता है और उसके माता पिता से माफी मांगता है। फिर वो उन्हें एक ब्लैंक चेक देता है ताकि ये लोग इस केस को वापस ले सके। लेकिन रघु इस ब्लैंक चेक को दुष्यंत को वापस करके चला जाता है। यानी कि दोस्तों अब उसने ठान लिया था कि वो उन दोनों लड़कों को सजा दिलवा कर ही रहेगा। अब ये देखकर दुष्यंत कोलकाता से चटर्जी नाम के एक आदमी को बुलाता है, जिसे जज ब्रोकर भी कहा जाता है। दरअसल ये चटर्जी अपने वकीलों से केस लड़ता है, साथ ही साथ उसने आज तक कोई भी केस नहीं हारा, क्योंकि वो केस जीतने के लिए कोई गलत काम करने से भी पीछे नहीं हटता। अब क्योंकि ये केस एक लड़की का है और इस केस को एक महिला लड़ रही है, तो चटर्जी उसके अपोजिट एक महिला वकील को ही खड़ा कर देता है और इस केस को जीतने के लिए दुष्यंत से बहुत मोटा पैसा भी ले लेता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि केस शुरू हो जाता है और चटर्जी की बदौलत सारे गवाह अपने बयान पलट देते हैं। लेकिन जो डीएनए सैंपल लिया गया था वो सबसे बड़ा सबूत था, जिस पर दुष्यंत की वकील कहती है कि ये सारे सैंपल तो बिना इजाजत के लिए गए हैं, इसलिए कानून के मुताबिक इन्हें तो सबूत माना ही नहीं जाता। जिस पर लक्ष्मी कहती है कि अच्छा तो ठीक है, इसे मत मानिए, लेकिन जज साहब आप अपने सामने सैंपल लेने की इजाजत तो दे ही सकते हैं ना। और फिर जज इसका ऑर्डर दे देते हैं। अब इसके जवाब में चटर्जी दोनों लड़कों के फेक डॉक्यूमेंट उनके स्कूल से बनवा कर कोर्ट में पेश करवाता है, ताकि ये साबित हो सके कि ये दोनों लड़के माइनर हैं। यानी कि अगर ये दोनों लड़के माइनर हैं तो जूनियर कोर्ट में केस नए से शुरू होगा, जिसके खिलाफ अब लक्ष्मी ऑब्जेक्शन लेती है। तो जज उसे 2 घंटे का समय देते हैं ताकि वो अपनी बात साबित कर सके कि ये दोनों लड़के माइनर नहीं हैं। अब इस पॉइंट पर रघु भी अपनी हिम्मत हार चुका था, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उन 2 लड़कों के क्लासमेट से उनके डॉक्यूमेंट लेकर आता है, जिनकी उम्र उनके डॉक्यूमेंट के हिसाब से 18 साल से ज्यादा है। अब इन सबूतों को पेश करते हुए लक्ष्मी उन 2 लड़कों को उनके दोस्तों के बारे में पूछती है और वो दोनों लक्ष्मी के सवालों में उलझकर ये कबूल कर लेते हैं कि हाँ ये हमारे ही क्लासमेट है। तो उस तरह से अगर उनकी उम्र इस डॉक्यूमेंट में 20 साल है तो तुम दोनों तुम्हारे दिए गए डॉक्यूमेंट में 18 साल से कम कैसे हो सकते हो। अब इस आर्ग्यूमेंट को जज भी एक्सेप्ट कर लेती है और अब अगली पेशी में फैसला सुनाया जाएगा, ऐसा कहती है। उसके बाद अब चटर्जी और दुष्यंत इस केस को अपने हाथ से निकलता हुआ देखकर पहले तो लक्ष्मी के पति को बहुत ज्यादा मारते पीटते हैं। फिर लक्ष्मी को भी इस बात का पता चलता है कि अब उसकी जान भी खतरे में है, इसलिए वो रघु को फोन करके कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन यहाँ पर दुष्यंत लक्ष्मी की जान ले लेता है और उसके जाने के बाद वहाँ पर रघु आता है और वो लक्ष्मी को घायल देखकर उसके लिए एम्बुलेंस बुलाने लगता है। लेकिन लक्ष्मी उसे अपना वीडियो बनाने के लिए कहती है, जिसमें वो मरने से पहले बताती है कि दुष्यंत और चटर्जी ने ही मेरी जान ली है। और ये वीडियो रघु जज के सामने पेश करता है, लेकिन उससे पहले ही उसके फोन से वो वीडियो डिलीट हो गया था, जिसके कारण अब जज भी उसे बाहर निकाल देते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर वो ऑफिसर ये सब कुछ पढ़ रहा था। ये ऑफिसर अब रघु के उस दोस्त से जाकर मिलता है जो हर वक्त रघु के साथ रहता था। वो थोड़ा डरते हुए ऑफिसर को बताता है कि मैंने ही दुष्यंत के कहने पर वो वीडियो डिलीट किया, क्योंकि ऐसा करने के लिए दुष्यंत ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे। फिलहाल अब रघु की कहानी आगे बढ़ती है और अहिल्या के माता पिता रघु से कहते हैं कि बेटा हमें इस केस को वापस लेना चाहिए और हमें अहिल्या के इलाज पर पूरा फोकस करना चाहिए। देखो उसे अभी तक होश नहीं आया है और साथ ही में डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। अब बेचारा रघु दुखी मन से उन पेपर्स पर साइन कर देता है। अब दी गई तारीख पर कोर्ट में ना पहुंचने की वजह से दुष्यंत के दोनों बेटे आजाद हो जाते हैं। इसी बीच यहाँ रघु जड़ी बूटियों की मदद से अहिल्या को मौत के मुंह से वापस लाता है। अब अहिल्या होश में आने के बाद वो रघु से कहती है कि मुझे उन दोनों को किसी भी हालत में सजा दिलवानी है। अब उसके बाद रघु एक और वकील को लेकर आता है जो कि अहिल्या का केस लड़ सके। वो वकील अहिल्या के दिए गए बयान को एक कागज पर लिखता है और रघु को इसे जज तक पहुंचाने के लिए कहता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर असल बात ये थी कि वो वकील भी दुष्यंत से मिला हुआ था।
उसने ये सारी बातें फोन को ऑन करके दुष्यंत को सुना दी थी। अब रघु जैसे उस बयान को लेकर हॉस्पिटल से बाहर निकलता है तो वहाँ पर पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है और रघु से कहती है कि तुम्हें हमें वो जगह दिखानी होगी जहाँ पर लक्ष्मी की मौत हुई, क्योंकि उसके केस को रीओपन किया जा रहा है। अब यहाँ पर पुलिस वाले भी दुष्यंत के हाथों बिक चुके थे, इसलिए वो रघु को एक सुनसान जगह पर लेकर जाते हैं और उसके पास जो अहिल्या का बयान मौजूद था उस पेपर को जला देते हैं। यहाँ पर रघु को ये बात याद आती है कि मरने से पहले लक्ष्मी ने उसे क्या कहा था कि तुम्हें कैसे भी करके अहिल्या की जान बचानी है। इसलिए वो पुलिस वालों के छोड़ने के बाद सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर चटर्जी ने अहिल्या को मारने की पूरी सेटिंग कर ली थी। वहां की नर्स अहिल्या की मां को दवा देने के बहाने से बाहर भेज देती है और रही बात रघु की तो उसे ये कहकर बाहर निकाल दिया जाता है कि ये एक लेडीज वार्ड है और नियमों के मुताबिक अब यहाँ पर मर्दों का रुकना अलाउड नहीं है और सिक्योरिटी के जरिए रघु को बाहर फेंकवा दिया जाता है। इसी दौरान रघु बाहर से चटर्जी और उसके आदमियों को हॉस्पिटल के अंदर देखता है और वो समझ जाता है कि सच में वो अहिल्या को मारने वाले हैं। अब रघु अपने घर पर जाकर एक ट्रॉली में अपनी जरूरत का सारा सामान लेकर हॉस्पिटल आता है और छुपते छुपाते हुए हॉस्पिटल के अंदर घुसता है। फिर वो बहुत ही चालाकी दिखाते हुए उस चटर्जी और उसके आदमियों से बचकर अहिल्या को हॉस्पिटल से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है और वहाँ से जाते वक्त उस हॉस्पिटल को बाहर से लॉक भी कर देता है। फिर रघु अहिल्या को लेकर जंगल के अंदर छुप जाता है और उन्हें 10 दिनों तक दुष्यंत के आदमी ढूंढते ही रहते हैं, लेकिन रघु और अहिल्या उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलते। यहाँ पर रघु अहिल्या से कहता है कि हम सीधा जज के सामने जाकर बयान दे देंगे, लेकिन अहिल्या उसे कहती है कि बयान देने से क्या होगा, दुष्यंत फिर से ऊपर के कोर्ट में जाएगा और फिर हम लोगों को मारने की कोशिश करेगा। यहाँ पर वो डिटेल में रघु को बताती है कि उन दो लड़कों ने उसके साथ क्या क्या किया, कैसी कैसी घिनौनी हरकतें की। फिर वो रघु से कहती है कि अब तुम्हें भगवान कृष्ण के रास्ते पर चलना ही होगा और उन दो लड़कों की जान लेनी ही होगी, क्योंकि अपराधियों का नाश करना यही धर्म है। और रघु भी उसकी बात मान जाता है। अब अहिल्या को सेफ करके रघु जाता है लोमड़ी गैंग के पास जंगल में उनके इलाके में। अब वो लोग उसे पकड़कर अपने लीडर के पास लेकर आते हैं। अब क्योंकि रघु ने उनके एक आदमी बिचवा की जान बचाई थी, इसलिए रघु इसके बदले में उन लोगों से गन लेने के लिए आया है, जिससे कि वो उस गन से उन दो लड़कों को मार पाए। ये बात सुनकर लोमड़ी गैंग का लीडर उसी फॉरेस्ट ऑफिसर को रघु के सामने लेकर आता है, जो कि इसी गैंग की तलाश में था। और वो लीडर रघु से कहता है कि अगर तुम इस ऑफिसर को मार दोगे तो मैं तुम्हें गन दे दूंगा, लेकिन रघु ऐसा नहीं कर पाता। तो उनका लीडर रघु के हाथों ही फायर करवाकर उस ऑफिसर की जान ले लेता है। फिर वो रघु को काफी मारते पीटते हैं और उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे दूर फेंकवा देते हैं। इन डाकुओं ने रघु को जिंदा इसलिए छोड़ा था क्योंकि रघु ने उनके बिछवा नाम के आदमी की जान बचाई थी। पर रघु भी यहाँ पर हार नहीं मानता। वो रात में जाकर उस लोमड़ी गैंग के नशीले सामान को आग लगा देता है और उनका ध्यान भटका देता है, ताकि इसका फायदा उठाकर वो उनकी गन को चुरा पाए। लेकिन इस चीज का पता लोमड़ी गैंग के लीडर को लग जाता है, इसलिए वो रघु को मारने के लिए शहर जाने का फैसला करते हैं। अब इन सब के दौरान रघु ने अहिल्या को उसकी बहन के साथ लक्ष्मी के घर पर छुपा दिया था, क्योंकि अगले ही दिन कोर्ट से दुष्यंत के बेटे फाइनली रिहा होने वाले थे। अब रघु रात में जाकर कोर्ट के उस अलमारी में छुप जाता है जिसका दरवाजा ठीक सामने है। अब उसके अगले दिन जैसे ही पुलिस वाले उन दोनों को लेकर आते हैं, रघु अलमारी से बाहर आकर उनमें से एक लड़के को शूट कर देता है। अब वो दूसरा लड़का भागने की कोशिश करता है, लेकिन रघु उसे पकड़कर गोली उसके भेजे में ही डाल देता है। इस तरह से वो उन दोनों लड़कों को दुष्यंत के सामने ही मौत के घाट उतार देता है और उन दोनों को मारकर रघु वहां से फरार। अब उसके पीछे लोमड़ी गैंग के आदमी, पुलिस वाले, चटर्जी के आदमी सभी लोग लग जाते हैं। अब थोड़ा आगे जाने पर रघु को लोमड़ी गैंग की लीडर की बीबी तितली मिलती है और वो उसके पेट में चाकू दे मारती है। तभी इस दौरान पुलिस वाले रघु को देखते हैं और वो गलती से तितली को ही शूट कर देते हैं और रघु वहां से भाग निकलता है। अब अपनी पत्नी की लाश को देखकर लोमड़ी गैंग का लीडर बौखला जाता है और फिर वो लोग तितली की बॉडी को उठाकर लेकर जाते हैं। अब भले ही रघु उस वक्त घायल था, लेकिन वो अहिल्या की बहन को दवाइयाँ और ट्रेन की टिकट देता है, जिसे लेकर वो अहिल्या के पास जाती है। हालांकि उसके ऊपर पुलिस को तो कुछ शक नहीं होता, लेकिन उस बच्ची के पीछे चटर्जी लग जाता है। अब वो बच्ची चालाकी से चटर्जी को चकमा देकर अहिल्या के पास पहुंच जाती है, लेकिन इसी दरमियान चटर्जी को ये बात पता चल जाती है कि इस एरिया में लक्ष्मी का घर भी है, तो वो लोग सीधा उसके घर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन तब तक अहिल्या अपनी बहन के साथ वहां से भाग चुकी थी। अब कैसे भी करके अहिल्या और रघु को किसी तरह स्टेशन पहुंचना था। अहिल्या स्टेशन तो पहुंच जाती है, लेकिन गलती से टिकट घर पर ही छोड़कर आती है।
अब वो टिकट तो चटर्जी को मिल जाता है, इसलिए वो अपने आदमियों को रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए कहता है। अब उन लोगों को देखकर अहिल्या एक जगह पर छुप जाती है और तभी रघु वहां पर पहुंच जाता है। लेकिन तब तक अहिल्या को चटर्जी के आदमी देख लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। अब ये देखकर अहिल्या को छुड़ाने के लिए रघु चटर्जी के आदमियों को बहुत बुरी तरीके से मारता पीटता है। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाते हुए लोमड़ी गैंग के आदमी अहिल्या को उठाकर लेकर जाते हैं, क्योंकि उनका लीडर अहिल्या को मारकर रघु से अपनी बीवी की मौत का बदला लेना चाहता है। ये देखकर चटर्जी और दुष्यंत को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिरकार लोमड़ी गैंग का रघु से क्या लेना देना है, क्योंकि उन्हें भी रघु का किसी तरह बदला लेना था। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट डे पर वापस आते हैं और उस फाइल में आगे के पन्ने नहीं थे। फिर वो ऑफिसर अपने सवालों के जवाब पाने के लिए लोमड़ी गैंग के आदमी बिचवा को पकड़ लेता है। बिचवा उन्हें बताता है कि जब हमारा लीडर अहिल्या को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर रघु ने आकर मधुमक्खियों के छत्तों के जरिए हमारा ध्यान भटकाया और वो अहिल्या को लेकर वहाँ से गायब हो गया। और उसके बाद क्या हुआ ये मुझे पता नहीं। अब यहाँ पर वो ऑफिसर दुष्यंत की पत्नी से मिलने के बारे में सोचता है और तभी वो देखता है कि उसका एक जूनियर ऑफिसर पतंग उड़ा रहा है। वो उस जूनियर ऑफिसर को बुलाकर डांट लगाता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रहे थे, चलो यहाँ से। अब ये लोग दुष्यंत की पत्नी से मिलने के लिए जाते हैं और वो बताती है कि उस घटना के 15 दिन के बाद दुष्यंत ने रघु के गांव वालों सहित कई गुंडों से कहा कि जो भी मुझे रघु और अहिल्या का सर लाकर देगा मैं उसे 100 करोड़ रुपए और हाईवे के बगल में 10 एकड़ जमीन दे दूंगा। और ये ऐलान करने के बाद दुष्यंत खुद भी अपने बेटों का बदला लेने के लिए उसी जंगल के अंदर चला जाता है। अब ये ऑफिसर फिर से उस फाइल को देखता है तो उसके आगे के पन्ने भी नहीं थे, यानी कि उसके आगे के पत्तों को किसी ने फाड़ दिया था। तभी इस पॉइंट पर उस ऑफिसर को याद आता है कि उसका एक जूनियर ऑफिसर पतंग उड़ा रहा था। अब वो उस जूनियर ऑफिसर की तलाशी लेता है और उसके पास बाकी के पन्ने मिल जाते हैं और वो पतंग के जरिए रघु को मैसेज दिया करता था और ये मैसेज सीधा अहिल्या को मिलता था। अब उन्हें ये बात पता चलती है कि एक नया ऑफिसर उनकी तलाश में जंगल में घूम रहा है। अब वो दोनों ही वहाँ से भागने लगते हैं। यानी कि दोस्तों पिछले 5 सालों से ये लोग इसी जंगल में छुपे थे। उनके साथ अहिल्या की बहन लक्ष्मी की बेटी और साथ ही साथ अहिल्या प्रेग्नेंट है। अब इनका भागना बेकार हो जाता है क्योंकि वो ऑफिसर उन्हें पकड़ ही लेता है। फिर वो ऑफिसर रघु से दुष्यंत के बारे में पूछता है तो रघु यहाँ पर आगे की स्टोरी बताने लगता है कि जब दुष्यंत ने सभी को रघु और अहिल्या के पीछे भेज दिया था तो रघु उन सभी लोगों के साथ लोमड़ी गैंग और पुलिस वालों से भी निपटना चाहता था। इसीलिए पहले तो रघु ने अहिल्या को पेड़ के ऊपर रस्सी के सहारे सेव किया और फिर उससे कहा कि जिस तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन की महाभारत में मदद की थी ठीक उसी तरह तुम भी मेरी मदद करो, क्योंकि अब यहाँ से अहिल्या दूर तक देख सकती थी। तो उसकी मदद से रघु कई सारे लोगों को मार गिराता है जिसमें कई सारे पुलिस वाले, गुंडे और लोमड़ी गैंग का लीडर भी शामिल था। उसके बाद रघु और अहिल्या को दुष्यंत और बाकी के गांव वाले घेर लेते हैं, लेकिन ये गांव वाले रघु को मारने से इनकार कर देते हैं और दुष्यंत से कहते हैं कि तुमने तो हमें रघु को मारने के लिए कहा था, लेकिन ये तो हमारा रघु है ही नहीं, क्योंकि हमारा रघु तो लड़ाई झगड़े से बहुत दूर रहता था। ये रघु कोई और ही है, इसलिए हम रघु को नहीं मारेंगे। ये तुम्हारा दुश्मन है तो तुम ही देख लो। यानी कि दोस्तों यहाँ पर गांव वालों ने रघु का साथ दिया था। उसके बाद रघु और दुष्यंत के बीच बहुत ही जोरदार फाइट होती है और इस फाइट में आखिरकार रघु दुष्यंत को मौत के घाट उतार ही देता है और दुष्यंत की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब ये सारी कहानी सुनाने के बाद रघु और अहिल्या उस ऑफिसर से उन्हें छोड़ने की विनती करते हैं कि सर हमें प्लीज छोड़ दीजिए, हमारे बिना इन बच्चों का क्या होगा। लेकिन वो ऑफिसर कहता है कि मैं तुम्हारी कहानी और तुम्हारे आंसुओं से पिघलूंगा नहीं, मेरे लिए तुम बस एक केस नंबर हो और इस केस को मुझे किसी भी हालत में खत्म करना है। इतना कहकर वो रघु को अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन तभी रघु भी मजबूर होकर चलती गाड़ी में उस ऑफिसर को मार देता है। अब उस गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो जाता है जिसमें रघु और वो जूनियर ऑफिसर बच जाते हैं। रघु का साथ देने वाला वो जूनियर ऑफिसर रघु से कहता है कि रघु तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ पर सब कुछ संभालूंगा। अब क्योंकि रघु को कोई ना कोई किसी तरह पकड़ने के लिए आता रहेगा तो ये लोग ये फैसला करते हैं कि अब वो एक जगह पर नहीं रहेंगे, मतलब कि अपनी जगह बदलते रहेंगे। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।